हेलो स्टूडेंट। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण को हमने समझ लिया था। अब अगले टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग घोष और अघोष वर्ण के बारे में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो परीक्षा की दृष्टि से आप इसको ज़रूर पढ़ें। देखिए, संपूर्ण स्वर और व्यंजन वर्णों की स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। यानी कि जो हम स्वर उच्चारण करते हैं, कोई ना कोई हमारा अंग जो होता है, दांत होता है, तालु होता है या होठ होता है, वो क्या होता है, आपस में सटता है तो उच्चित होता है। तो उसी के आधार पर घोष और अघोष दो वर्णों में इसको भागों में क्या करते हैं, किया जाता है, बांटा जाता है। तो आइए हम पहले समझते हैं घोष। तो घोष को सघोष भी कहा जाता है। घोष को या में क्या कहा जाता है, सघोष। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं, घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। यानी कोई वर्ण है या कोई व्यंजन है, जब हम उसको उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने के क्रम में उसमें क्या होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो देखिए वो कौन कौन से वर्ण हो जाएंगे, सभी स्वर, यानी कि ओ आ हर से जितना भी स्वर आता है वो सब क्या हो जाएंगे, घोष वर्ण हो जाएंगे। उसके बाद प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम, यानी कि कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग आप लोग पढ़ते हैं, उसमें से जो आपका तृतीय, चतुर्थ और पंचम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घोष वर्ण कहलाता है। और अंत, अस्थ और ह, यानी कि य, र, ल, व, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा में ह आ जाएगा। ये सब वर्ण क्या है, वर्ण और व्यंजन क्या है, ये सब घोष कहे जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में जैसे पूछ देगा कि जो ग है, क्या है, ग है, वो क्या है, तो इनमें से बताइए, घोष, अघोष, सघोष पूछ देगा, या इनमें से दोनों। तो आपको घोष मारना है या सघोष रहेगा तो सघोष मारना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा है हम लोग का अघोष। क्या है, अघोष। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वन तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें सघोष कहते हैं। यानी कि जब हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं, व्यंजन वर्ण का, तो इसमें कोई कंपन नहीं होता है, होठ में, तालु में, मृधा में कोई कंपन नहीं होता है, तो वैसे क्या कहलाते हैं, वर्ण अघोष कहलाते हैं। जैसे में वर्ग का प्रथम, द्वितीय क्या हो जाएगा, प्रथम, यानी कि क हो जाएगा, ख हो जाएगा, च हो जाएगा, छ हो जाएगा, प हो जाएगा, फ हो जाएगा। उसके बाद उष्म व्यंजन, यानी कि तालाबे, संबोधनी, सिद्धांति, स, ये जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, इनको अघोष वर्ण के अंतर्गत कहा जाता है। और परीक्षाओं में बहुत बार पूछता है कि अघोष वर्ण या सघोष वर्ण इनमें से कौन सा है, तो आप इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हमने का वर्णों के उच्चारण स्थान। हमने अभी तक पढ़ा डिफिनीशन, उसमें क्या क्या घोष है, क्या घोष है, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब हमने पढ़ लिया। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे वर्ण के उच्चारण स्थान, छोटा छोटा ट्रिक के द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, तो किसी भी वर्ण के उच्चारण के लिए मुख के विभिन्न भागों का सहारा लेना पड़ता है, और मुख के जिस भाग यानी कि अवयव से वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए तालु हो गया, मूर्धा हो गया, होठ हो गया, ये सब जो उच्चारण स्थान है, इन्हीं उच्चारण स्थानों से किसी न किसी वर्ण का उच्चारण होता है और उसे हम क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। उच्चारण स्थान मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। परीक्षाओं में बहुत बार पूछता है बिहार बोर्ड में कि उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। पहला होता है कंठ, दूसरा होता है तालु, तीसरा होता है मूर्धा तालु का ऊपरी भाग, चौथा होता है दंत, पांचवा होता है होठ, और छठवां होता है नासिका, यानी कि नाक। अब हम लोग पढ़ते हैं कंठ की तरफ। देखिए, कंठ है इसका कहा जाता है कंठ द्वारा। तो जिनका उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठे वर्ण कहा जाता है। ठीक है, देखिए, अ आ स्वर वर्ण में अ आ जाएगा, कवर्ग आ जाएगा, विसर्ग तथा ह आ जाएगा।
इतने ही वर्णों का जो उच्चारण होता है वो कंठ द्वारा होता है। ये जो अ यहाँ पर लिखा गया है, ये पर बहुत बारी पूछता भी है कि आ का उच्चारण स्थान क्या है। तो आ जब उच्चारण करेंगे आप तो आ का उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ से होगा। ठीक है, देखिए दूसरा है तालु, जिसको तालव्य भी कहा जाता है। जिनका उच्चारण तालु से होता है उसे तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तालु। जैसे छोटी ई, बड़ी और चवर्ग, और यह है एक तालाबे सा है। इनका जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है? तालु से होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 3 नंबर बोलता है मूर्धन्य, यानी कि मृधा, तालु का ऊपरी भाग। जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है वे मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। जैसे में री है, टवर्ग है, र है और तालाबे मूर्धानी स है। क्या है? मूर्धानी स। तो इतने वर्णों का उच्चारण स्थान किससे होता है? मृधा से होता है। ठीक है, 4 नंबर है हम लोग का दंत, यानी कि दांत। जिनका उच्चारण दांत से होता है वे दंत वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दंत वर्ण कहलाते हैं। और इसको कहते हैं तवर्ग, ल, तालाबे स। 3 वर्ण है, तवर्ग, ल और तालाबे स। ठीक है, चलिए अब 5वें की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 5वां है होष्ठ से, यानी कि होठ द्वारा। जिनका उच्चारण होठ से होता है उसे होष्ठ से वर्ण कहते हैं। जैसे में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, अपवर्ग, ये जितने भी आते हैं वो होठ द्वारा क्या होते हैं? उच्चरित होते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। और जो हमने पीछे वीडियो में पढ़ा है कि अनुनासिक किसे कहा जाता है, और कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं कि जो 2 वर्णों के क्या होते हैं, जैसे कंठ तालु मिल गया या होठ मृदा मिल गया, तो इनके उच्चारण से बोला जाता है। तो उसको भी आइए हम समझ लेते हैं। देखिए 6 नंबर अनुनासिका। जिनका उच्चारण मुख और नाक से हो वे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुनासिक वर्ण। जैसे में पंचमाक्षर, यानी कि जो कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग हम लोग पढ़ते हैं, उसके जो अंतिम वर्ण होते हैं उसका उच्चारण किससे होता है? अनुनासिका से होता है, यानी कि अनुनासिक से होता है। ठीक है, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। और अनुस्वार और चंद्रबिंदु, अनुस्वार और चंद्रबिंदु जितने भी वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जैसे दिया गया है, हम लोग तो ऐसे 6 ही पढ़ना है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा लिखा है यहाँ पर, कुछ तो एक्स्ट्रा भी आता है परीक्षाओं में, तो इसको आप समझ लीजिए। जैसे मैं कंठ तालव्य, यानी कि कंठ और तालु से जो बोला जाता है उसे कंठ तालव्य कहा जाता है। जिनका उच्चारण कंठ और तालु से हो वैसे क्या कहलाता है? कंठ तालव्य। जैसे यहाँ पर दिया गया है छोटा है और बड़ा है, ये 2 स्वर्ण वर्णों का उच्चारण क्या होता है? कंठ और तालु से होता है। अब देखिए 8 नंबर कंठोत्सस्थ है। जिनका उच्चारण कंठ और होठ से होता है। क्या हो? 2 मिलना चाहिए, कंठ और होठ। जैसे में छोटा ओ और बड़ा ओ, यानी कि ओ और का रहो। ठीक है, ये 2 क्या होता है? कंठोत्स से वर्ण कहा जाता है। अब देखिए 9 नंबर दंतु अष्ट है, यानी कि जिसका उच्चारण दंत और होठ से होता है वह दंतोष्ठ कहा जाता है। जैसे में एकलौता व है, जैसे हम लोग व्यंजन वर्ण के अंतर्गत व आता है यरलाओं में, तो वह का उच्चारण स्थान किससे होता है? दांत और होठ दोनों की सहायता से होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? दंतोष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। और यहाँ पर जो हम लोग का उच्चारण स्थान होता है वो होता है समाप्त। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जितना भी है सब क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपको कोई भी एक्स्ट्रा सवाल नहीं आएगा। तो जितना ये है उतना आपको लिख लेना है और याद कर लेना। और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को ज़रूर से ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।